हेलो एवरीवन, नमस्कार। हम आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आप बहुत से चैप्टर्स पढ़ रखे होंगे जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए आपको वो आना ज़रूरी है। और ये चैप्टर आपके कैलकुलस का ही एक पार्ट है। कैलकुलस जो कि आपके सेट से स्टार्ट होता है, फिर आप फंक्शंस पढ़ते हैं। फंक्शंस में आप फंक्शंस की पूरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट होता है कि फंक्शन क्या है, फिर उसके आप डोमेन रेंज पर आते हैं, फिर और भी चीज़ें वहाँ पर डिफाइन की जाती है, इन्वर्टिबल फंक्शंस, वन वन फंक्शंस, मेनी वन फंक्शंस। फिर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। एक स्पेशल चैप्टर है इन्वर्स फाइंड करने का, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है, ITF। फिर उसके बाद आप लिमिट पढ़ते हो, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। तो ये सब उसी फंक्शंस के प्रॉपर्टीज को समझने का ही वो एक पूरा प्रोसेस था। अब जब आप डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर फंक्शंस डिफरेंशिएबल है या नहीं वो आप चेक करते थे। और डिफरेंशिएबल होने का अर्थ वहाँ पर होता था कि देयर मस्ट बी अ यूनिक टेंजेंट एग्जिस्टिंग एट द पॉइंट ज्योमेट्रिकली। अगर आप मैथमेटिकली बात करें तो वहाँ पर एक प्योर मैथ्स मतलब कैलकुलेशन के पर्पज से, तो वहाँ पर आप एक लिमिट फाइंड करते थे जिसको LHT और RHT कहा जाता था। फुल फॉर्म बात करें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। और जो फंक्शंस के ये LHT और RHT इक्वल होते थे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहा जाता था, और उसका उस पॉइंट पे एक यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता था। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर में मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में वो डेरिवेटिव फाइंड करना सीखते हैं कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाए। अब वहां तक आपको डेरिवेटिव का कोई सेंस नहीं मिलता है कि हम dy बाई डी एक्स से जो फाइंड कर रहे हैं इससे मुझे पता क्या चल रहा है। एक फंक्शन दिया गया, उसका आप dy बाई डी एक्स निकाल रहे हो, उससे हम फंक्शन के बारे में क्या कह सकते हैं वो हमें डिस्कस नहीं करा गया था। वो चीज़ अब डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम से पता चल रहा है, तो ये डेरिवेटिव्स जो हम निकाल रहे हैं किसी भी फंक्शन के, हम फाइंड आउट कर रहे हैं डेरिवेटिव, उसका क्या सेंस बनता है, उससे हम फंक्शन के बारे में क्या क्या कह सकते हैं, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत सेंस तो होगा अभी जो इस चैप्टर्स में हम बात करने वाले होंगे, लेकिन हम उस चीज़ को फॉर्मुलेट करेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में कहूँ तो थोड़ा बहुत आइडिया है आपको कि अगर हम x की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो y भी बढ़ता जाना चाहिए, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे कि अगर x की वैल्यू घटाते जाएं बढ़ाते जाएं और y घटता जाए तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया फिजिक्स में भी होता है, कैनेमेटिक चैप्टर आप जब पढ़ते हो तो वहाँ पे ये सब थोड़े थोड़े आइडियाज होते हैं। तो वहाँ पे हालांकि जो फंक्शंस होते हैं वो भी थोड़ा सिंपल होते हैं। यहाँ पर हम हर तरह के फंक्शंस को देखेंगे, उसके डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे और उससे हमें क्या क्या पता चलता है उन सबका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की बात करते हैं, जो आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो लेट्स से देयर इज अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा, ये हमें बताना है। तो सिंपल डेफिनेशन है इंक्रीजिंग फंक्शंस का। अच्छा, यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शंस को आप नॉन डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है बट इसेंशियली यहाँ पर सेम है कि इंक्रीजिंग फंक्शन या नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग जो घटे ना, यहाँ पर हालांकि जरूरी नहीं है कि जो घटे ना वो बढ़े, अभी उस चीज पे बात करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किए जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो इंक्रीजिंग फंक्शंस के डेफिनेशन ये है कि अगर कोई फंक्शन fx be any function a से b इंटरवल में वो डिफाइन है, मे भी उसके बाहर भी डिफाइन हो, बट हमारा जो इंटरवल ऑफ कंसिडरेशन है उस पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। और अगर हम x1 x2
अगर कोई हम वैल्यू लेते हैं x1 और x2 दो वैल्यू रहेंगे, ये a से b जो इंटरवल है इसी इंटरवल में की कोई वैल्यू हो सकती है। तो अगर x1 x2 से बड़ा है और जब हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें x1 x2 पे, तो वो रिलेशन हमें ये मिलना चाहिए कि fx1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx2, या तो fx2 के इक्वल हो जाए या तो बड़ा है, नॉट लेस। और ऐसा कब तक हो? फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए से बी इंटरवल। ए से बी इंटरवल के बीच में हम अगर कोई भी ऐसी दो वैल्यू लेते हैं जिसके लिए x1 x2 में x1 बड़ा हो और fx1 fx2 में रिलेशन आए कि fx1 is always greater than equals to fx2, then we say fx या f is increasing या नॉन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग इन a to b। ओके, और यहीं से आपको थोड़ा सा ये इक्वालिटी की वजह से थोड़ा क्लियर भी हो गया होगा इसको नॉन डिक्रीजिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वल तक हो सकता है, नॉट नेसेसरली कि x1 x में हम थोड़ा सा बढ़े तो y में भी थोड़ा सा बढ़ ही जाए, है ना। में भी हो सकता है कि हम थोड़ा सा x में बढ़ें और y में कुछ मेजर मेजर चेंज, कोई चेंज ना मिला, इक्वल हो गया हो। इवन इन दैट केस फंक्शन विल बी सेड इंक्रीजिंग। और ये नॉन डिक्रीजिंग वहीं से जस्टिफाई हो जाता है कि नॉन डिक्रीजिंग क्यों कहें, क्योंकि उस पर्टिकुलर जो हमने दो वैल्यू ली उस वैल्यूज के बीच में फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज नहीं हुआ बट डिक्रीज भी तो नहीं हुआ, तो इसीलिए नॉन डिक्रीजिंग कहा जाता है। ओके, ग्राफ से आप समझ सकते हो कि कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो इस मैंने जो भी ये शब्दों में लिखा है इसको सेटिस्फाई करते हैं। जैसे ये ग्राफ, ये एक्स वाई एक्सिस है, ये ग्राफ मैं जिस इंटरवल में बात कर रहा हूँ मान लीजिए ये ए से बी इंटरवल हमने लिया, ए से बी के बीच में आप कोई भी दो वैल्यू ले लो x1 x2 सच दैट x1 इज ग्रेटर देन x2। तो मान लिया मैं ऐसी वैल्यू लेता हूँ, ये रहा मेरा x2, ये रहा x1। तो आप देख पा रहे होगे कि जो हमें x2 पे वैल्यू मिल रही है और जो x1 पे वैल्यू मिल रही है, अगर x1 बड़ा था तो fx1 ही बड़ा हो रहा है। fx1 और fx2 में रिलेशन है fx1 इज ग्रेटर देन x2। मैंने जो इक्वालिटी लगाई है उसका क्या सेंस बनता है, जैसे ये फंक्शन मान लीजिए आपका ये a है, ये b है, तो यहाँ पर a से b इंटरवल के बीच में आप कोई भी दो वैल्यू ले सकते हैं x1 x2 सच दैट कि x1 बड़ा होना चाहिए x2 से। तो मान लिया मैं x1 यहाँ पर ले लूँ a के जस्ट बगल में, x2 सॉरी और x1 ले लिया जाए यहाँ पर। तो x1 पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी और x2 पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी, x1 इज fx1 इज ग्रेटर देन fx2। डेफिनेशन सेटिस्फाई, जस्टिफाई। इक्वल टू का क्या सीन है, अगर आप x2 यहाँ ले लो और x1 यहाँ ले लो, तो यहाँ पर इवन x1 इज ग्रेटर देन x2, fx1 fx2 में क्या रिलेशन है, दोनों इक्वल हैं। सो स्टिल दे विल बी कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हो सकता है कि आप जिस इंटरवल में बात कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज ना हो रही हो, कुछ समय पे कांस्टेंट रहा हो, बट स्टिल वो जो फंक्शन है उस पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीजिंग कहा जाएगा। यहाँ पर एक केस है इंटरेस्टिंग सा, देखिए मान लीजिए अगर फंक्शन ऐसा रहा, आप जिस इंटरवल में बात करें कंप्लीटली कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल्स टू c, ये आपका a से b इंटरवल रहा, ए से बी इंटरवल में कंप्लीटली ये कांस्टेंट है, तो इस फंक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग स्लैश या फिर नॉन डिक्रीजिंग कहा जा सकता है क्या, नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो अभी पहले इसमें हालांकि अगर आप वो x1 x2 कोई सेलेक्ट करें, x1 इज ग्रेटर देन x2, तो fx1
इज इक्वल्स टू fx2 आएगा। ऑलवेज आप कोई भी दो वैल्यू लो a से b के बीच में, तो हमेशा उसकी वैल्यू सेम ही रहनी है। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहा जाए या नॉन डिक्रीजिंग कहा जाए, जो अभी आप पढ़ें। तो ऐसे फंक्शंस को एक्चुअली नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग कहा जाता है, ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो ये आपकी जो अभी हम पढ़े उस कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट है डिक्रीजिंग फंक्शंस। एंड अगेन फंक्शन हम कंसिडर करेंगे ए टू बी में फंक्शन कंप्लीटली डिफाइंड है। यहाँ पर फंक्शन का हम अभी उसका डेरिवेटिव पे बात नहीं कर रहे हैं, ना ही कॉन्टिन्यूटी पे बात कर रहे हैं, हम बस फंक्शन बात कर रहे हैं कि देयर इज अ फंक्शन, function is defined each and every at each and every value in this interval. That's it. We have we haven't talked about the limit, continuity or differentiability of the functions. We'll talk about it later. Discontinuous functions भी increasing या decreasing हो सकते हैं. Not necessarily they must have a derivative existing all throughout the interval. No, not needed. तो अभी जो हमने इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा उसके बिहाफ पे उसी के जैसा सिमिलर आप गेस कर सकते हैं यहाँ पर क्या होगा कि इफ x1 is greater than x2, x1 x2 ऐसे हम दो पॉइंट लेते हैं इस इंटरवल में a to b इंटरवल में सच दैट x1 is greater than x2, तो fx1 fx2 में रिलेशन ये आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है for all x1 x2 belongs to this interval, then we say f is decreasing function in a to b for all x1 x2। ऐसा यहाँ पर आपको लिखना चाहिए for all x1 x2, और इस डिक्रीजिंग फंक्शन को एक और नाम क्या दिया जा सकता है, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शंस, INC मतलब इंक्रीजिंग। ठीक, एग्जाम्पल ग्राफ से समझते हैं पहले। जैसे मान लिया जाए ये ग्राफ है, इस फंक्शन के बारे में क्या कहेंगे। मान लिया जाए ये ए पॉइंट रहा, ये बी पॉइंट रहा, ए टू बी इंटरवल बन गया। इसके बीच में आप कोई भी दो वैल्यू लें x1 x2 सच दैट x1 इज ग्रेटर देन x2। ये रहा x1, ये रहा x2। x1 पे आपको ये वैल्यू मिलेगी, x2 पे ये मिलेगी। ये रहा fx1, दिस इज fx2। तो जैसे हमने वैल्यू बढ़ाई फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। fx1 पे वैल्यू कम मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू x2, दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। और x1 x2 मैंने जो तो पॉइंट लिया है, आप कोई भी ऐसा पॉइंट लो, जरूरी नहीं है मैंने जो लिया है वही, बट इस बात का ध्यान रखना कि x1 इज ग्रेटर देन x2। तो ऐसा अगर आप कोई भी पॉइंट ए से बी के बीच में लेते हैं तो रिलेशन यही आएगा कि जो fx1 होगा वो छोटा होगा fx2 से, कोई भी पॉइंट। और ऐसा हो रहा है देन वी कैन से दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हो सकते हैं। इस फंक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे। ये देखिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, बट स्टिल ये डिक्रीजिंग है। अगर आप मैं ये ए से बी इंटरवल डिफाइन कर दूं तो इस ए से बी के बीच में आप कोई भी दो वैसी वैल्यू ले लें x1 x2 कोई भी, तो जो रिलेशन है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे ये फंक्शन, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये रहा ए, ये रहा बी। तो आप कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करें, मान लिया ये x1 है, ये x2 है,
तो ऐसा कोई भी आप दो पॉइंट सिलेक्ट करें, या तो fx1 fx2 इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज fx1 छोटा रहेगा हमेशा fx2 से, देन वी से दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस वाज डिक्रीजिंग, दिस वाज डिक्रीजिंग एज वेल। तो ये हुआ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस का बेसिक डेफिनेशन। यहाँ पर हमने डेरिवेटिव की बात नहीं की, लेकिन तो चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ से नहीं, डेरिवेटिव से बताएंगे। तो कैसे, देखिए, लेट्स गो बैक। तो इसमें मैंने डेरिवेटिव की कहीं बात नहीं की, तो इसी में ऐड आप कर सकते हैं कि इफ एफ डैश एक्स इज एग्जिस्ट, जिस इंटरवल में हम फंक्शन की बात कर रहे हैं उस फंक्शन में, सॉरी, जिस इंटरवल में हम बात कर रहे हैं फंक्शन उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, अर्थात एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, तो हम बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा। उसके लिए जो एफ डैश एक्स की वैल्यू होनी चाहिए shall always be greater than equals to 0 for all x belongs to this interval। इस इंटरवल में जितनी भी वैल्यू हैं इन सारे पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल या उससे बड़ी होनी चाहिए। देन वी से f is increasing और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पर ये इक्वालिटी ऑफ 0 का क्या अर्थ है, इक्वल टू 0 कब हो सकता है, क्या किसी स्पेशल पॉइंट पे, नहीं। जैसे ये फंक्शन आप ये वाला, तो a से b इंटरवल में हम बात करें तो इसके डेरिवेटिव को अगर आप चेक करो तो a से लेके 0 तक, a चूंकि थोड़ा 0 से इधर है, निगेटिव है, तो a से लेके 0 तक फंक्शन का डेरिवेटिव आप निकालोगे, चूंकि एक लीनियर फंक्शन है ये, तो पॉजिटिव कुछ आएगा, और 0 से थोड़ा आगे तक, ये पॉइंट तक, इससे b तक जाओगे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आएगा कॉन्टिन्यूसली एट एवरी पॉइंट बिटवीन दिस टू दिस पॉइंट 0 आएगा, और फिर यहाँ से आगे फिर से पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन में जब एफ डैश एक्स 0 होता है तो किसी इंटरवल में होता है, नॉट एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी एक और पढ़ेंगे आगे इंक्रीजिंग फंक्शन। दो तरह के इंक्रीजिंग फंक्शंस होता है, इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जो इक्वल टू है, इस चीज को हम ले ऑफ कर देंगे, ओके। तो डेरिवेटिव निकाल के हम कैसे बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। बस you calculate f dash x, you consider your interval of consideration, you calculate you check the nature of your derivative in that interval. If it's positive throughout the interval, then we say this function is increasing slash non decreasing। और सिमिलरली आप डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए भी लिख सकते हैं कि if f dash x exists, then f dash x shall always be less than equals to 0 for all x belongs to a to b। और ऐसा अगर होता है then f is डिक्रीजिंग फंक्शन। आप ये फंक्शन जो मैंने बनाया, ये देखो, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स स्लोप ही तो होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो ये जो फंक्शन मैंने लिया है ए टू बी में, आप वो टेंजेंट का स्लोप देख लो, हर जगह नेगेटिव आ रहा है। एंगल देखो, मैं यहाँ पे जैसे बनाऊं टेंजेंट, देखो नेगेटिव, किसी भी पॉइंट पे बनाऊं मैं ए से बी के बीच, एंगल ऑब्ट्यूस बनेगा, स्लोप नेगेटिव, द फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग, ओके। नेक्स्ट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। तो मान लिया अगेन
हम किसी इंटरवल में बात कर रहे हैं, मान लिया एक फंक्शन है, इफ f इज डिफाइंड इन a to b। अगर कोई फंक्शन ऐसे b में डिफाइन है तो उसका वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? सिंपल, प्रिटी सिंपल। इफ x1 is greater than x2 implies that fx1 shall always be greater than fx2, no equal to, इक्वालिटी नहीं होना चाहिए। then f is strictly increasing in a to b, और ऐसा हर एक x1 x2 के होना चाहिए, for all x1 x2 belongs to a to b। आप इस इंटरवल में कोई भी ऐसी दो वैल्यू ले लें x1 x2, ताकि x1 x2 से बड़ा रहे, तो fx1 हमेशा fx2 से बड़ा रहेगा। मतलब अगर आप वैल्यू बढ़ रहे हैं x में तो y में भी वैल्यू बढ़ेगा ही, इक्वल टू नहीं हो सकता, कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन में हो सकता था कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, जो इस इंटरवल में बात कर रहा हूँ उसके सब इंटरवल में, छोटे से इंटरवल में, कि हमने x में बढ़ाया तो y में कुछ नहीं बढ़ा, बाकी की जगह बढ़ा होगा लेकिन उसके सब इंटरवल में, छोटे से इंटरवल में। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नाम से भी क्लियर लग रहा है, स्ट्रिक्टली मतलब नो इक्वल टू, इंक्रीज मतलब इंक्रीज। तो ऐसे फंक्शंस जो हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा जाएंगे। अगेन यहाँ पर हमने डेरिवेटिव की बात नहीं की है। ये जो डेफिनेशन है हम ये वैसे फंक्शंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम तो डेरिवेटिव से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। सो इफ डैश एक्स एग्जिस्ट्स, अगर इफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है तो हम कैसे बताएंगे? हेयर ऐसा होना चाहिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a to b, इफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए a to b इंटरवल में। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन में भी यही कंडीशन था और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी यही था। तो अगर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला और वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो उसको इंक्रीजिंग कहा जाए या नॉन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा जाए? तो वहां पर मैंने कहा था कि एफ डैश एक्स 0 हो सकता है कंटिन्यूस इंटरवल में। यहाँ पर एफ डैश एक्स कंटिन्यूस इंटरवल में 0 हो ही नहीं सकता। अगर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है तो किसी डिस्क्रीट वैल्यूज पर होगा, एक दो वैल्यू पर, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पर ही होगा। जैसे तो यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 जो है ये लिखना जरूरी है कि वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 only at some discrete values। ओके, जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ऐसा ग्राफ होता है। आप ये इस डेफिनेशन से जाएं तो आपको ये दिख रहा है कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब जो ग्राफ है ये ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन ऑल, जो भी इंटरवल आप लो उसके बीच में। लेकिन डेरिवेटिव से बात करते हैं, वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, दिस इज 3x², और ये दिख रहा है आपको कि x बराबर 0 पर ये 0 हो रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर हो रहा है, ओनली एट x बराबर 0। तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अभी भी है, क्योंकि इसका एफ डैश एक्स 0 तो हो रहा है बट एक डिस्क्रीट वैल्यू पर हो रहा है विच इज 0 हियर। दो वैल्यू पर हो सकता है, तीन वैल्यू पर हो सकता है, ऑलवेज दैट विल बी फाइनाइट वैल्यू, और वो डिस्क्रीट होंगे, कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे। ठीक, तो ये स्टिल एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। बहुत सारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस के एग्जांपल हो सकते हैं। y बराबर x, आप इसका डेरिवेटिव निकालो, y डैश 1, ऑलवेज पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। x की पावर 5, ग्राफ इसका सिमिलर होता है x क्यूब के जैसा, y इज इक्वल्स टू x की पावर 5, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका ग्राफ भी x क्यूब के जैसा होता है,
एक्स क्यूब के जैसा सिमिलर। और इसका भी अगर आप वाई डैश निकालो तो 5x की पावर 4। ये भी 0 पर 0 हो रहा है, बट स्टिल दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नॉट जस्ट इंक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स 0 हो सकता है, नो डाउट, बट किसी डिस्क्रीट वैल्यू पर होगा। लेकिन सिर्फ इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स अगर 0 होता है तो कॉन्टिन्यूस इंटरवल में, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में हो जाएगा लगातार हर एक वैल्यू पर। तो ये डिस्टिंक्शन है इस डेरिवेटिव वाले डेफिनेशन में, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। देखने में सिमिलर लगता है, बट माइंड दिस। ओके, सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो again, let's consider a function. If f is defined in a to b, कोई फंक्शन है if x1 greater than x2, this implies that, ये आपको पता है मैं क्या लिखने वाला हूँ, for all x1 x2 belongs to this interval, then we say f is again no equal to here, decreasing, strictly decreasing, दोनों का डिस्टिंक्शन समझ लो। नो इक्वल टू, अगर हमने x में चेंज, पॉजिटिव चेंज किया है, x में हमने वैल्यू बढ़ाई है, तो y में वैल्यू घटनी ही पड़ेगी। नो चांस ऑफ बीइंग इक्वल, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यही डिस्टिंक्शन है दोनों में। ठीक, ग्राफ से आप देख सकते हो, मन में कुछ ग्राफ भी आ रहे होंगे, जैसे ये ग्राफ, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप कोई भी इंटरवल आप चूज कर लो a to b, और इस डेफिनेशन के अनुसार x1 x2 चूज करो, यू विल फाइंड दिस सेटिस्फाइंग। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो कैसे चेक करेंगे? सिमिलरली जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में था, इफ एफ डैश एक्स एग्जिस्ट्स, एफ डैश एक्स shall be less than equals to 0 for all x belongs to this interval. ओके, जैसे अगेन यहाँ पर भी जो इक्वल टू 0 है, फिर से आप देख रहे हो कि डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में यहाँ पर डिस्टिंक्शन नहीं दिख रहा, दोनों सेम लग रहा है डेरिवेटिव वाले डेफिनेशन में। तो सेम नहीं है। यहाँ पर भी हम कहेंगे कि एफ डैश एक्स जो है 0 तभी हो सकता है एट डिस्क्रीट पॉइंट्स ओनली। एग्जाम्पल बहुत से फंक्शंस, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये सब आपके स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, अब इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे, क्या आएगा? -1। y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब, आप इसके लिए dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, -3x स्क्वायर। तो आपको ये दिख रहा होगा कि 3x स्क्वायर जो है, या तो ये पर्टिकुलर क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, 0 के इक्वल या उससे बड़ी रहेगी, और लेकिन ये माइनस साइन की वजह से दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये 0 हो रहा है एक ही पॉइंट पर, विच इज x बराबर 0, डिस्क्रीट पॉइंट पे, तो इसलिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, तो ये बात हुई इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस की, जो हम डेरिवेटिव की मदद से बता सकते हैं, और बिना डेरिवेटिव के बता सकते हैं। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो इस डेफिनेशन से चलेंगे,
जैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ग्राफ ले लीजिए ऐसा, इसमें तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता जिस इंटरवल में हम बात करना चाहें, लेट्स ए टू बी में, बट स्टिल ये डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, आप इस डेफिनेशन से चेक कर सकते हैं इस वाले से। अगर आप कोई भी दो वैल्यू लेते हैं x1 x2 इस a से b इंटरवल में, लेट से मैं यहाँ पर x1 लेता हूँ, यहाँ पर x2 लेता हूँ, तो fx1 और fx2 में रिलेशन आपको पता है, कहीं भी ले सकते हो आप x1 x2, x2 चाहो तो आप ये वाला पॉइंट ले लो जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, स्टिल यू विल फाइंड कि fx1 इज स्मॉलर देन fx2। तो ये डेफिनेशन हुआ इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस का। इस पे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।